Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6. Last class में हमने मेज़रमेंट एंड मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसके हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था डायरेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हमने देखा था कि मीटर स्केल और मेजरिंग टेप की हेल्प से भी आप लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि किस तरीके से हम उनको जो है मेज़र कर सकते हैं, किसी भी लेंथ को, किसी भी लाइन को, या कोई भी चीज़ आपने मेज़र करनी है तो उसको कैसे मेज़र करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी हमने की थी। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज़ एक्टिविटी 3। तो इसमें क्या बताया गया है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। मान लो आपके पास एक लाइन है जो कर्व्ड है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की तो आप कर सकते हैं आराम से, पर कर्व्ड लाइन है उसकी आप किस तरीके से जो है मेज़रमेंट करेंगे। We can measure the length of a given curved line, say AB, using a thread. For this, we first put a knot or mark on one end of the thread and keep this at point A of the curved line. And we then carefully move the thread along the line in a small step. We continue doing so till the both end B of the line is reached. We now put a mark on the point of the string. अब जैसे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास कोई थ्रेड है, ठीक है, तो उस थ्रेड को सेम वैसे ही उस लाइन के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। तो ये पीछे डॉटेड दी है ना, तो ये एक क्या है, कर्व्ड लाइन है, ठीक है, घुमावदार लाइन है। तो आपने क्या करना है, जैसे एक साइड को जो है, जो इसका एक सिरा है वहाँ पर आपने ए पॉइंट मान लेना है और वहाँ पर आपने थ्रेड लगा देना है, ठीक है। और सेम जैसे उसकी जो कर्व जा रहा है उसी हिसाब से आपने एक थ्रेड लेना है और उसी डायरेक्शन में आपने धीरे 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 उसको लगाते जाना है, ठीक है। और जहाँ तक उसका पॉइंट बी होगा उस पॉइंट तक आपने उस थ्रेड को ले जाना है। Now keep the thread along a meter scale and measure the distance between the knot mark and the second mark of thread, and this give the length of the given curved line. तो इस तरीके से आपको पूरी जो कर्व्ड लाइन है उसकी जो लेंथ है वो पता लग जाएगी, ठीक है। और जब आपका फिर जब आप यहाँ तक उसको मतलब इस लाइन के ऊपर आपने थ्रेड रख दिया, फिर आप उस थ्रेड को मेज़र कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि आपका जो लाइन है वो कितनी सेंटीमीटर या मीटर जो है लॉन्ग है। ओके, थिकनेस ऑफ ए ऑर्डिनरी पेपर मे बी अप्रॉक्सीमेटली 1/10 मिलीमीटर। तो कितनी, एक जो आपका पेपर होता है ना, जैसे ये है पेपर, ठीक है, तो इसकी थिकनेस कितनी है, 1/10 मिलीमीटर। मतलब आप 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का जो है 10वां हिस्सा, तो मतलब 0.1 बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, उतना आपका पेपर की थिकनेस होती है। ओके, नाउ एक्टिविटी 4, टू मेजर द चेस्ट साइज ऑफ द डिफरेंट फ्रेंड्स। All of us must have observed the tailor measuring the chest size of his customer. He uses a measuring tape for this purpose. And take a measuring tape and keep its one end and the end of the zero mark and on the chest of your friend. Now carefully wrap the tape around the chest and bring it on the first hand held end of the tape, and the reading of the tape give us the chest size of your friend. तो आपने जब कपड़े सिलवाते हैं तो आपको, जैसे कभी टेलर के पास ले गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से टेलर जो है मेज़र करता है, ठीक है। तो वैसे ही जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए आपको जो है इंची टेप जो होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप जीरो जो पॉइंट है उसको एक जगह पर रखोगे, ठीक है, और फिर आप जो आपका मेजरिंग टेप है उसको जिस एरिया को आपने नापना है उसके सराउंडिंग में बिल्कुल ले जाओगे, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। फिर उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपने जीरो मार्क लगाया है उसी पॉइंट के ऊपर उस नेक्स्ट पॉइंट को जो है आपने रखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो इंचज़ है आपका, जो है जो चेस्ट है वो कितने इंचज़ है। ओके, नाउ रिपीट द प्रोसीजर टू योर फ्रेंड अदर फ्रेंड एंड प्रेजेंट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। तो आप अलग अलग फ्रेंड्स का लिख सकते हैं। नेम ऑफ द फ्रेंड आपने यहाँ पे लिख दिया, जो जो भी आपके फ्रेंड है उनके नाम लिख देने। फिर चेस्ट साइज़ डिफरेंट का डिफरेंट होगा क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है ना, तो उसके हिसाब से कईयों की आपके 20 इंचज़ हो सकती है, कईयों की 22 हो सकती है, कईयों की 25 हो सकती है ना। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट चेस्ट साइज हो सकती है। नेक्स्ट है टाइम। अब यहाँ तक हमने मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मेज़र करते हैं। अब है टाइम। टाइम मीन्स समय। तो समय को कैसे आप जो है मेज़र करते हैं, क्या यूज़ है समय का।
Time play an important role in our life. All our activities revolve around time. For example, coming to school, going to for music classes or morning walk, all happens as per a well-defined and planned timetable. We use a clock to measure the time. In ancient time, people do not have any such instrument to measure the time. They therefore we uses the natural event taking place at regular interval. For example, day and night season in a year, changes in the appearance of the moon, etc. to count their time interval. तो आपको सबको पता है कि हमारी डेली लाइफ में टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। सुबह जब आप उठते हो तभी से आपकी मम्मा बोलती है जल्दी करो टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है ना, स्कूल बस आने वाली है, इस तरीके से। तो टाइम के हिसाब से हम सारे काम करते हैं, ठीक है। अगर टाइम का हमें पता नहीं होगा तो हम जो है बहुत सारे कामों को स्किप कर देंगे। तो जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि उस बस का टाइम होता है कि इतने बजे बस पहुंचेगी। फिर स्कूल आपका ख़त्म हो गया, फिर म्यूज़िक क्लास के लिए आपने जाना तो उसके लिए भी टाइमिंग होगी, ठीक है। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ है तो वो टाइम टेबल के हिसाब से होती है। तो इसके लिए हम बेसिकली क्लॉक का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में। पर एंशियंट टाइम में क्या होता था, पुराने समय में जब घड़ी नहीं थी तब कैसे करते थे, तो लोग उस टाइम जो है नेचुरल इवेंट को देखते थे। जैसे सन की जो है लोकेशन देखते थे कि कहाँ पर सन पहुँच गया, ठीक है, उसके हिसाब से उनको टाइम का पता चल जाता था। या फिर परछाई देखते थे, शेडो देखते थे, ठीक है, तो शेडो के हिसाब से उनको टाइम का पता चल जाता था कि इतना टाइम हो गया है, ठीक है। It is now a known fact that pendulum of a given length take a definite time to complete one oscillation. Hence, if two pendulum of the same length are taken, they will be take the same time to complete one oscillation. तो ये एक फैक्ट है, जैसे पेंडुलम है ना, तो उसकी जो है एक गिवन लेंथ है, ठीक है, वो डेफिनेट टाइम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। और इसी तरीके से मान लो दो पेंडुलम है, उनकी भी सेम लेंथ है, तो वो भी सेम टाइम लेंगे उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। ऑसिलेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर आने और जाने में उसने कंप्लीट कितना टाइम लिया, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। एंड दिस लीड टू द डिज़ाइन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो इसी वजह से पेंडुलम क्लॉक का मतलब डिज़ाइन बनाया गया। इन अपॉन पेंडुलम क्लॉक टाइम इज़ मेजर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ टाइम टेकन बाय अ स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो उसमें टाइम कैसे मेज़र किया जाता है, एक ऑसिलेशन जो है वो कितने सेकंड की करता है उसके हिसाब से उसमें बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर आपके दी है एक वॉच, इन टाइम इंटरवल द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव दैट इज नॉर्मल हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट इज़ नियरली 0.84 सेकेंड। जैसे हमारा दिल धड़कता है ना, तो हमारा जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। तो अगर हम इसको जो है सेकंड में देखें तो कैसे देखेंगे, तो 0.84 सेकंड लेता है, ठीक है, कंप्लीटली, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम वो धड़केगा। तो नियरली एक बार जो धड़कता है तो उसके लिए 0.84 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। एक बार जो आपका दिल धड़कता है ना तो उसके लिए 0.84 सेकेंड लगते हैं। द पेंडुलम ऑफ द बिग बैन, तो इसको बिग बैन ये क्लॉक है, लंदन पार्लियामेंट में है ये, ठीक है। तो ये 4 मीटर लॉन्ग है ये, तो इसकी जो ये पेंडुलम है ना 4 मीटर लॉन्ग है। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्विंग, मतलब एक बार स्विम करने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको जो है 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है, कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो 4 सेकंड में ये एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है। Nowadays, we have many clocks and watches. They do not have the traditional hours, minute and second hand. They display the time directly in digits. Such clock is called the digital clock. तो आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी अलग अलग क्लॉक जो है, वॉचेस जो है वो डिज़ाइन की गई है, इन्वेंट की गई है। ट्रेडिशनल जो आपको टाइम बताती है, ठीक है। सेकंड कई ऐसी भी है जिनमें जो है मिनट के सुई नहीं होते, कईयों में जो है सेकंड हैंड नहीं होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी भी है जो जिनमें जो है डायरेक्टली डिजिट्स होती है, जैसे ये वाली डिजिटल क्लॉक होती है ना, इनमें डायरेक्टली डिजिट होती है। और कुछ ऐसी होती है जिनमें जो है मिनट को सेकंड को भी फर्दर डिवाइड किया गया होता है, उनको स्टॉप वॉचेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो पेंडुलम क्लॉक है, ये देखी है सबने। और ये डिजिटल क्लॉक ये भी सबने देखी है। स्टॉप वॉच भी आपने देखी होंगी, ठीक है। पर इसमें जो टाइम होता है वो आपने उसको देखा होगा, तो ये बहुत जल्दी रैपिडली भागता रहता है। और इसमें अगर आप टाइम देखते हो तो इसमें आपको जो है कोई हैंड्स नहीं दिख, सेकंड हैंड नहीं इसमें दिखते, कोई सुई नहीं इसमें दिखती है ना, जो उसमें सुइयाँ होती है इसमें वो इसमें नहीं दिखती है, ठीक है। Sometimes we need to measure the very short time interval accurately. For this, a special type of watch is used that is called the stopwatch.
कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बहुत ही छोटे टाइम को भी हमने मेज़र करना होता है। जैसे आपने रेस में देखा होगा, या फिर आपने कोई और चीज़ देखी होगी, जैसे आपने शतरंज देखी होगी, तो उसमें भी टाइम का, सेकंड का हिसाब होता है कि कितने सेकंड में जो है गेम कंप्लीट हो रही है। और इसके साथ जो आप रस्सी पट्टा करते हैं ना, जो रस्सी के साथ आप जो है करते हैं, तो वो उसमें भी स्टॉप वॉच देखी जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टॉप वॉच होती है, ये सेकंड का हिसाब रखती है, सेकंड से भी छोटा, मतलब मिली सेकंड का भी हिसाब रखती है। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज इन डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, रेसिस है, स्विमिंग इवेंट है, और जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से फिर स्टॉप करते हैं एट वंस विल, जो जहाँ पर मतलब उस पर्सन की एक्टिविटी खत्म होगी वहाँ पर एकदम से इसको स्टॉप किया जाता है। इट्स यूज मेक इट इजी एंड कन्वीनियंट टू मेजर द टाइम लैप्स इन द पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी। तो इसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का भी पता लग जाता है कि कौन से पर्सन ने कितने सेकंड के लिए, कितने मिली सेकंड के लिए जो उस एक्टिविटी को किया है, ठीक है। तो ये है स्टॉप वॉच। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, डिवाइड द क्लास इंटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में पूरी क्लास को डिवाइड करना है, और एक्सप्लेन द ईच ग्रुप हैज़ द प्लान फॉर वन ऑफ ए गिवन स्पोर्ट्स इवेंट। तो जैसे यहाँ पे 4 तरीके की आपकी स्पोर्ट्स इवेंट दी है, लॉन्ग जंप, 400 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 100 मीटर रेस, नाम तो सुना होगा सबने। एट द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट अ ग्रुप गिव्स इट्स रिपोर्ट फॉर द इवेंट। अब जैसे 4 ग्रुप बने तो सब ने अपना अपना जो है रिपोर्ट बनानी है। तो जैसे हम लॉन्ग जंप के लिए बना रहे हैं, लॉन्ग जंप का तो पता है आपको, है ना। लॉन्ग जंप किस तरीके से, जैसे पीछे से छलांग लगाई जाती है, लंबी छलांग जो होती है ना, लॉन्ग जंप। एंड नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर फॉर लेंथ। तो इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाएगा, दैट इज़ लेंथ, ठीक है। जब वो दौड़ते हैं और छलांग लगाते हैं तो कितने मीटर लंबी जो है उसने छलांग लगाई, दैट इज़ द लेंथ उसमें मेज़र की जाती है। यूनिट ऑफ मेज़र दैट इज़ मीटर, तो मीटर के हिसाब से होगा, ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट डन। तो जैसे मान लो किसी ने छलांग लगाई तो 12 मीटर उसने जो है जंप किया। एंड मेजरिंग डिवाइस, तो इसके लिए मेजरिंग टेप का यूज़ किया जाता है। टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ इवेंट, मान लो आपका जो इवेंट है 9 बजे स्टार्ट होता है, फिनिश वो 9:30 पर हुआ। टोटल टाइम फॉर द इवेंट, तो कितना टाइम लगा इस इवेंट को, 30 मिनट, मतलब हाफ आवर्स आप लिख देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे 400 मीटर की रेस है उसके लिए यहाँ पे आपने अलग लिखना है, फिर अलग अलग पर्सन का उसमें अलग अलग आएगा, ठीक है। जैसे किस स्टार्ट की रेस कितने बजे और कितने बजे ख़त्म हुई और कितना टाइम उसको लगा कंप्लीट होने के लिए, तो इस तरीके से आप टाइम को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट का मतलब है आराम या विश्राम, मोशन का मतलब गति, ठीक है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। एंड मेजरमेंट ऑफ द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस आर नेसेसरी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस है और टाइम है, इन दोनों को जो है मेज़र करना है, तो एक ये नेसेसरी चीज़ है कि आपको पोजीशन का पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और उसके बाद टाइम इंटरवल का पता होना चाहिए, मतलब पोजीशन कहाँ पर है वो, और जब आपने उसको मेज़र किया उसके बाद वो कहाँ पर था, कितना टाइम उसको लग रहा था, ठीक है। वी व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स, देयर इज़ अ चेयर, टेबल, bed, kitchen utensil, and water bucket, and number of the other things in our houses. These are other house in the neighborhood, and also many trees and plant nearby. We often we see many animals, birds, cycle, motor vehicles, buses, train, and aeroplane around us. We can of course add many more things to this list. तो जैसे हम सराउंडिंग में नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप रूम में बैठे, चेयर टेबल है, बेड है, या किचन में किचन यूटेंसिल है, बाथरूम में बकेट है, नंबर ऑफ़ चीज़ें आपके घर में होंगी, ठीक है। आप सराउंडिंग में जाते हैं तो ट्रीज़ दिखते हैं, प्लांट दिखते हैं, एनिमल दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इसमें लिख सकते हैं। डू वी ऑब्जर्व एनी बेसिक डिफरेंस इन द वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम आर वेयर वी आर यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे और इवन बिफोर दैट दे आर अदर विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजिशन वाइल वी आर लुकिंग एट दैम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे आज देखते हैं हम उनको, तो आज वहाँ यहाँ है, कल वहाँ होगी। जैसे बर्ड्स हैं तो आप देखते हैं कि वो कहीं स्टेबल रहता है, नहीं, अभी यहाँ है, 5 मिनट कल कहीं और होंगे। पर बहुत सारे घर की ऐसी चीज़ें हैं जो वहीं पर ही रहती है, जैसे आपके रूम में बेड है तो आप उनको बार बार हिला नहीं सकते ना, तो उसी पोजीशन पे रहेंगे। टेबल है, चेयर को आप जो है मूव करवा सकते हैं इधर उधर। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जगह पे रहती है, बहुत सारी ऐसी है जो आप इधर उधर उनको ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड वी सी दैट द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाइल द सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन।
तो जैसे यहाँ पर हमने ये जो फर्स्ट टाइप की चीज़ें देखी, तो ये सारी कैसी होगी, रेस्ट के ऊपर होगी, क्योंकि आज हमने जहाँ देखी वहीं कल भी होंगी, परसों भी होंगी। और ये जो सेकंड टाइप की है वो आपकी चेंज होती रहती है, जैसे बसेज है, स्कूल बस आज यहाँ है, अभी थोड़ी देर के बाद आगे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये जो है चेंज होती रहती है। नाउ डू वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट। तो हम इस क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कौन सा मोशन पे है। It is a change in the position of object with respect to surrounding which help us to decide whether object is at rest or in motion. We say that an object is rest if it does not change its position with respect to immediate surrounding. तो हम रेस्ट पे किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलेंगे, हम उसको तब बोलेंगे, रेस्ट के ऊपर है वो, उसके सराउंडिंग में अगर कोई चेंज आ रहा है, उसके रिफरेंस में अगर वो कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ इट कीपिंग चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी जो है उसमें भी मोशन आ रहा है, गति आ रही है, चेंजेस हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डिटरमाइन थ्रू द डिस्टेंस एंड द टाइम मेजरमेंट। दिस अलाउ अस टू डिसाइड हाउ फास्ट और स्लो गिवन मोशन इज। तो जैसे पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम उससे हम मेज़र कर सकते हैं। तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से उसकी जो है गति है, मोशन है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वी ऑफन नीड टू बी स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम, कंसीडर द मोशन ऑफ टॉय कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास एक टॉय कार है, स्ट्रेट लाइन है, टेबल के ऊपर मान लो आपने उसको रख दिया, एक पॉइंट है उसको ओ दे दिया, और वहाँ पर आपने जो है कार को रखा था, और टाइम यहाँ पर 0 सेकेंड लिख दिए। उसके बाद आपने उसको रन करवाया, ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है पी, और वहाँ तक आपने देखा कि वो 5 सेकेंड के अंदर उस पी पॉइंट के पास पहुँच गई, और आपने उसको मेज़र किया, तो यहाँ पे 5 मीटर आ रहा है, ओके। एंड तो जो फर्स्ट, जो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और जहाँ पर वो रुके उसको आप एंडिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसको मेज़र करोगे तो इसमें डिस्टेंस भी आपका आएगा, और इसके साथ आप टाइम मेज़र करोगे तो टाइम भी आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से क्यू आर एस ये डिफरेंट जो है पॉइंट दिए गए हैं, और उसमें जो है आपको साथ में टाइम इंटरवल भी दिया और डिस्टेंस भी बताया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, फर्स्ट 5 इंटरवल, जैसे पहले 5 सेकेंड इंटरवल में जो कार मूव करती है ओ टू पी करती है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 मीटर इन 5 सेकेंड। तो 5 मीटर जो है ये 5 सेकेंड में वो कवर कर रहा है। इन द सेकेंड 5 सेकेंड इंटरवल, तो सेकेंड दूसरी बार में 5 सेकेंड के इंटरवल में कार मूव कर रही है पी से क्यू तक, और जो डिस्टेंस इस टाइम उसने कवर किया 10 मीटर किया, ठीक है, 5 सेकेंड में। तो अब आपको पता लग रहा है कि पहले जो है 5 मीटर किया 5 सेकेंड में, अब 10 मीटर कर रही है 5 सेकेंड में, मतलब स्पीड बढ़ रही है। We can therefore say that the car speeded up and the time interval from 5 seconds to 10 seconds, and try to decide the motion of the car in the time interval from 10 seconds to 20 seconds. Was the car moving? अब देखो, तो जो आपने डिस्क्राइब करने की इसको कोशिश करनी है कि जो टाइम इंटरवल है 10 सेकंड से 20 सेकंड अब हो गया, तो क्या स्पीड हो रही है उसमें कि नहीं हो रही है। तो ऑब्वियस है कि स्पीड अप हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। इसके साथ नेक्स्ट एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी 6, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।